हेलो एवरीवन। तो चलो फिर से ऐसा करते हैं, छोटा सा सेंटेंस लेंगे और उसका इंग्लिश देखेंगे, है ना। अभी कई बार ऐसा होता है कि बहुत कॉमन कॉमन सेंटेंसेस होते हैं, यहाँ तक आके अटक जाते हैं, बाहर ही नहीं आता कि इंग्लिश में इसका क्या वर्जन होगा, है ना। जैसे आग लग गई, आग लग गई को क्या बोलेंगे, है ना। सो आग लग गई को बोलेंगे फायर ब्रोक आउट। अगर आपको बोलना है फॉर एग्जाम्पल किसी फैक्ट्री में आग लगी, तो आप क्या बोलोगे, फायर ब्रोक आउट इन द फैक्ट्री। कैसे बोलेंगे, फायर ब्रोक आउट इन द फैक्ट्री। तो जब भी आपको बोलना है आग लग गई स्पेसिफिक चीज के लिए, फायर ब्रोक आउट। ठीक है, फाइन, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अब देखो, जैसे हमने देखा आग लग गई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैसे ही हम देखेंगे आग लगाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने किसी घर को आग लगा दी, तो हम क्या बोलेंगे, ही सेट फायर टू द हाउस। क्या बोलेंगे, ही सेट फायर टू द हाउस। वैसे ही अगर कभी ऐसा होता है दुर्भाग्यवश कि कोई आत्मदाह कर लेता है आग लगा के, न्यूज़पेपर में कई ऐसी घटनाएं आती हैं, तो इसके लिए हम बोल सकते हैं शी सेट फायर टू हर सेल्फ या फिर ही सेट फायर टू हर सेल्फ, है ना। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं न्यूज़पेपर में आती है जहां पर इस तरह की चीजें होती है। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, जिंदगी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, अगर आपके पास उसको जीने का पर्पस है तो। अगर पर्पस नहीं है तो पर्पस ढूंढो, अगर ढूंढने पे नहीं मिल रहा है तो पर्पस बनाओ, पर उद्देश्य के साथ जिंदगी जियो। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, तो न किसी और की जान लो न खुद की जान लो, जिंदगी को खुशहाली से जियो। ठीक है, सो ये सिर्फ लर्निंग पर्पस था जो भी हमने इस वीडियो में देखा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, जैसे ही गिरफ्तार वर्ड माइंड में आता है, हमारे माइंड में इंग्लिश में एक ही वर्ड आता है अरेस्ट, बट देयर इज अनदर वर्ड विच इज कॉल्ड एज बुक, है ना। सो अगर बोलना है कि फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस देता हूँ या बताता हूँ, बोलता हूँ, उनको हवा में फायर करने के लिए गिरफ्तार किया गया। दे बुक फॉर फायर इन द एयर। दे बुक फॉर फायर इन द एयर, उनको हवा में फायर करने के लिए गिरफ्तार किया गया। They booked for fire in the air. Thank you so much. Subscribe and follow. Have a great time. Bye bye. Take care. गहन सर्च ने फल दिया या गहन खोज ने फल दिया, इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, इंटेंसिव सर्च बियर्स फ्रूट। इंटेंसिव सर्च बियर्स फ्रूट, ये एक्चुअली एक न्यूज में हेडिंग थी। अभी मैं न्यूज के बारे में तो ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, पर ये एक न्यूज की हेडिंग थी, तो वहां से ये मुझे सेंटेंस मिला या कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड मिला, बहुत अच्छा है। इंटेंस सर्च बियर्स फ्रूट। बियर्स फ्रूट मतलब फल दिया या फल देना, ठीक है। सो इंटेंस बियर सॉरी इंटेंस सर्च बियर्स फ्रूट। इंटेंस जो इंटेंस का मतलब होता है गहन, ठीक है। सर्च तो बताइए, है ना, खोज करना या कि कोई चीज ढूंढना। बियर्स फ्रूट, बियर्स फ्रूट का मतलब है फल देता है। अगर टेक्निकली जाओगे तो फल देता है, पर न्यूज़पेपर की लैंग्वेज में देखोगे तो फल दिया। सो न्यूज़पेपर वाले अधिकतर क्या करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस की जगह प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करके सेंटेंस बनाते हैं, और उसका एक रीजन ये है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब भी कोई घटना ऐसी हुई है जो अभी भी हमारे माइंड में लाइव जिंदा है, जैसे कि वो अभी जस्ट हो रही है हमारे सामने की बातें, या इस तरह से कुछ कुछ इस तरह का इमोशन है जिससे उसका जुड़ाव अभी भी हमारे साथ है, भले ही वो एक दिन पहले हो चुकी है, वहां पे पास्ट सिंपल टेंस ना यूज करते हुए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। ये न्यूज़पेपर के लिखने का एक तरीका है ना। इसलिए आप देखो, अगर किसी भी महान व्यक्ति की डेथ होती है, उनका देहावसान होता है, तो क्या लिखा जाता है, उनके नाम के साथ नाम और फिर पासेस अवे या ही पासेस अवे। भले ही वो एक दिन पहले हुआ है, तो होना चाहिए पास्ड अवे, पर क्या आता है, ही पासेस अवे। ठीक है, सो दिस इज हाउ। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो में। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अब जनरली हम बोलते हैं आई एम वेरी हैप्पी, है ना, मैं बहुत खुश हूँ। हैप्पी एक ऐसा वर्ड है जो कॉमन आप काफी सारे कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हो, पर किसी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में यूज करना हो, जैसे किसी ने आपको पार्टी दी, किसी ने आपके लिए बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया या ऑर्डर किया, किसी ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा किया और इस वजह से आप बहुत खुश हो, तो आप बोल सकते हो आई एम डिलाइटेड। क्या बोलोगे, आई एम डिलाइटेड। सो डिलाइटेड का मतलब भी होता है प्रसन्न होना, प्रफुल्लित होना, बहुत प्रसन्न होना। सो हम इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं, पर ये हर कंटेक्स्ट में यूज नहीं होगा। कुछ स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में किसी ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा किया, आपको अंदर से बहुत खुशी हो रही है, कुछ देखकर आपको अंदर से बहुत खुशी हो रही है,
जैसे कुछ ऐसा एकदम किसी ने कुछ किया, आपके लिए पूरा अरेंजमेंट किया, पार्टी अरेंज की, किसी ने कुछ सजाया और आपने जैसे उस रूम में अगर आपने देखा तो आप क्या बोलोगे? आई एम डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हूँ, है ना? सो वहां पे वेरी डिलाइटेड नहीं बोलना, आई एम डिलाइटेड इज प्रिटी मच फाइन, क्योंकि डिलाइटेड का मतलब ही होता है कि प्रफुल्लित हूँ, आनंदित हूँ, बहुत बहुत आनंदित हूँ, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे ही अगर आपको बोलना है कि मैं बहुत खुश हूँ, एक्सट्रीमली हैप्पी, तो आप क्या बोलोगे? आई एम ऑन क्लाउड नाइन। क्या बोलोगे? आई एम ऑन क्लाउड नाइन। क्लाउड नाइन पे होने का मतलब होता है बहुत खुश होना, ठीक है? सो हम जनरली इसको कैसे यूज कर सकते हैं? सेंटेंस में देखते हैं अपन, जैसे शी गॉट अ ड्रीम जॉब एंड नाउ शी इज ऑन क्लाउड नाइन। शी गॉट अ ड्रीम जॉब एंड नाउ शी इज ऑन क्लाउड नाइन। उसको ड्रीम जॉब मिली और अब वो क्लाउड नाइन पे है। एम स्टिल ऑन क्लाउड नाइन ड्यू टू यस्टरडेज पार्टी। मैं अभी तक क्लाउड नाइन पर हूँ, मतलब बहुत खुश हूँ, एक्सट्रीमली हैप्पी हूँ। क्यों? बिकॉज ऑफ द यस्टरडेज पार्टी, कल की पार्टी की वजह से। तो जब आपको बोलना है कि मैं बहुत खुश हूँ, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे आई एम ऑन क्लाउड नाइन, ठीक है? लाइक आई एम ऑन क्लाउड नाइन व्हेन आई मेक वीडियोस। मैं एक्सट्रीमली खुश होता हूँ या हूँ जब मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? सो दिस इज हाउ यू कैन यूज इट। वेरी वेरी सिंपल, क्लाउड नाइन बहुत सिंपल है ना? हैप्पी बोलो, क्लाउड नाइन बोलो, एक ही चीज है, पर कुछ एडवांस हो जाएगा, ठीक है? Thank you so much. Subscribe and follow. If you will subscribe and follow, I will be on a cloud nine. Thank you so much. Bye bye. Take care. Hello everyone. Happy Dashera to all of you. Although be late, but happy Dashera to all of you. So कैसे रही आप सबकी नवरात्रि? कैसा रहा भंडारा? क्या क्या खाया भंडारे में, है ना? आलू की सब्जी, आलू बैंगन की सब्जी, पूड़ी, खीर, भजिए। जनरली मैक्सिमम इंडिया में यही चीजें होती है भंडारे में। ऑल्दो एवरी रीजन हैज ए डिफरेंट मेनू ऑफ भंडारा, ठीक है? बट बात आती है कि भंडारे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो देखो, भंडारे को इंग्लिश में हम बोल सकते हैं रिलीजियस फूड ऑफरिंग, है ना? या फिर हम बोल सकते हैं कम्युनिटी फीस्ट, ठीक है? कम्युनिटी फीस्ट भी बोलते हैं और रिलीजियस फूड ऑफरिंग भी बोलते हैं। और आप चाहो तो रिलीजियस फीस्ट भी इसको बोल सकते हो। रिलीजियस फीस्ट मुझे ऐसे कहीं वर्ड में नहीं मिला, ये मैंने इन दोनों को आपस में जोड़ के बना दिया, ठीक है? रिलीजियस फीस्ट। सो बेसिकली क्या है पता है? भंडारा केवल इंडिया में ही होता है। भंडारा फॉरेनर्स की कल्चर में नहीं है। हाँ, वो लोगों के यहाँ पे ये कल्चर होगा, मुझे तो नहीं पता खैर वहाँ पे क्या चीजें रहती है स्पिरिचुअल चीजों में। उनके यहाँ ये कल्चर जरूर हो सकता है कि खाना वगैरह रहता होगा, पर अपने यहाँ के भंडारे की ऑल दो बात बहुत अलग है। ये तो हम सब इस बात पे एक मत से एग्री होंगे, है ना? सो एग्जैक्टली जिसको हम भंडारा बोलते हैं, जिस भाव से हम भंडारा बोलते हैं ना, वो वहां नहीं होता। सो अगर समटाइम आप चाहो भी इंग्लिश बोलते समय इंग्लिश सेंटेंस हो आपका, नहीं आपको वर्ड जल्दी से ध्यान में आ रहा है, भंडारा वर्ड भी वहां यूज कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे हमारे ही कल्चर में है, सिर्फ वो बाहर नहीं है, और इसी वजह से उसके इंग्लिश वर्ड भी नहीं है। वो लोग भी हमारे यहाँ से सुन के उसका कुछ तो भी उनकी भाषा में बना देते हैं, तो वैसा ही कुछ बनाया होगा उन्होंने। रिलीजियस फूड ऑफरिंग या फिर कम्युनिटी फीस्ट, है ना? फीस्ट कहने होता है दावत, ठीक है? सो कम्युनिटी फीस्ट या रिलीजियस फूड ऑफरिंग ऐसा उन्होंने कुछ बना दिया होगा, या उनके यहाँ पे कुछ अलग तरह से ये चीजें चलती होगी। पर जिस भंडारे की मैं बात कर रहा हूँ, जो भंडारा वर्ड सुनते से हमारे माइंड में जो चीज आती है, उनके यहाँ वो प्रचलन नहीं है। तो आप कभी चाहो तो इंग्लिश बोलते समय यू कैन से हाउ वाज द भंडारा देयर, बोल सकते हो आप ऐसा। कहाँ पर? जब आप इंडिया में हो, जब आप इनफॉर्मल वे में बात कर रहे हो, जब आप फ्रेंड से बात कर रहे हो, सेकंडली यू कैन यूज, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसे मत सोचो कि गलत हो जाएगा, लोग बोलेंगे कि इसका इंग्लिश वर्ड नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी संस्कृति की कुछ चीजें जिंदाबाद, वो वहां है भी नहीं, और इस वजह से उसके इंग्लिश वर्ड भी नहीं है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बोला था कि आरती वर्ड वहां नहीं है, क्योंकि वहां पे दिया लगा के वो ऐसे आरती करने वाला सिस्टम है ही नहीं वहां पे। उन लोगों को समझता भी नहीं कि ये चीज क्या होती है। हम उसका महत्व जानते हैं और हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है? सो आरती का भी इंग्लिश वर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोल लो, सीख लो, आपको हिंदी वर्ड आरती ही बोलना पड़ेगा उसमें भी। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अब देखो, जो भंडारा होता है, भंडारे में प्रसादी होती है, प्रसाद होता है ना? या फिर हम मंदिर में भी दर्शन के लिए जाते हैं तो हमको प्रसाद मिलता है वहां से। प्रसाद को क्या बोलते हैं? आप चाहो तो, अगर नहीं एकदम से ध्यान आता है, तो आप प्रसाद के लिए प्रसाद वर्ड यूज कर सकते हो। पर ऑल्दो उनके इसमें भी, मतलब फॉरेन में भी शायद प्रसाद देने का होता होगा कुछ प्रचलन, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। हाँ, अगर
किसी को एग्जैक्ट पता है, कोई फॉरेन रह चुका है तो कमेंट जरूर करिएगा कि वहां पर होता है कि नहीं। पर फिर भी उसके लिए उन्होंने एक वर्ड दिया हुआ है, वो लोग बोलते हैं ब्लेस्ड फूड, है ना, ब्लेस्ड फूड या फिर सेक्रेड ऑफरिंग, सेक्रेड ऑफरिंग बोलते हैं या ब्लेस्ड फूड बोलते हैं उसको। ब्लेस्ड फूड मतलब ऐसा खाना जिसको आशीर्वाद है, ब्लेस्ड फूड, है ना, उसको हम प्रसाद बोलते हैं। या फिर सेक्रेड ऑफरिंग बोलते हैं। सेक्रेड ऑफरिंग मतलब कुछ तो भी पवित्र है जो वो आपको ऑफर कर रहे हैं। सो सेक्रेड ऑफरिंग भी बोलते हैं और ब्लेस्ड फूड भी बोलते हैं, किसको, प्रसाद को इंग्लिश में। So somewhere if professionally you want to use the English word for prasad, you can say sacred food or you can say blessed food. Sacred offering और blessed food. Sacred food भी बोल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो कुछ नहीं, दो चीजों का आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। सेंसेबल चीज अगर निकल रही है, सामने वाला उसको समझ पा रहा है। सो मैंने हमेशा अपने वीडियो में बोला है कि भाषा हम बनाते हैं, ईश्वर ने केवल वाणी दी है, भाषा इंसान ने बनाई है। इसीलिए हजारों तरह की भाषाएं हैं, एक ही वर्ड के अलग अलग भाषाओं में हजार मीनिंग है, एक ही वर्ड के अनेकार्थी शब्द हैं, मतलब उसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। क्योंकि हमने भाषा बनी है ना, तो हम तो करेंगे ही ना मिक्सर, ठीक है, तो मिक्सचर करना तो हमारी आदत है ना। सो दिस इज व्हाट माय ओपिनियन कि, और शायद ये सही भी है, मतलब मेरे मन की आवाज तो ये कहती है कि सही है कि ईश्वर ने केवल वाणी बनाई है, भाषा इंसानों ने बनाई है। चाहे कोई भी भाषा हो, वो इंसानों की बनाई गई है। ईश्वर ने केवल आवाज बनाई, उसने केवल वाणी बनाई, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। तो इतना स्ट्रेस मत लिया करो किसी भी शब्दावली को लेके, चीज को लेके। आता है तो आता है, नहीं आता है तो बिंदास हिंदी यूज करो और पूरा इंग्लिश सेंटेंस बोलो। लेकिन कहाँ, जहाँ इनफॉर्मली हम बात कर रहे हैं। फॉर्मली बात कर रहे हैं, एग्जाम है, इंटरव्यू है, तो वहां तो आपको प्रोफेशनलिज्म थोड़ा सा मेंटेन करना ही पड़ेगा। सो आई एम नॉट टेलिंग फॉर दैट। फ्रेंड से बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, कस्टमर केयर पे बात कर रहे हैं, एज अ कस्टमर सर्टेनली यू कैन यूज समटाइम हिंदी वर्ड्स इफ यू आर गेटिंग सडनली स्टक। क्या बोलूं मैं, है ना। सो एंजाइटी नहीं हो आपको, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिंदास हिंदी यूज करो, आगे बढ़ो। हिंदी में कितनी इंग्लिश मिलाई है अपन ने, तो इंग्लिश में थोड़ी सी हिंदी मिला दी तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ध्यान रखना, केवल इनफॉर्मल जगह पे, फॉर्मल जगह पे ऐसा मत करना, दैट मे नॉट लुक गुड, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अब नवरात्रि में गरबे होते हैं तो पंडाल लगता है माता जी का, है ना। माता जी की जहाँ पे मूर्ति एस्टेब्लिश होती है, वहां पे पंडाल लगता है, जहाँ पे हम गरबे करते हैं उस पंडाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है ना। सो पंडाल को हम कैनोपी बोलते हैं। जनरली हम टेंट भी बोल सकते हैं, पर टेंट एक्चुअली क्या रहता है, जो ऑब्जेक्ट्स वहां पे लगे रहते हैं ना, उनको टेंट बोला जाता है। जब वो पूरा ऑब्जेक्ट लग जाता है तो वो एक मंडप का या एक पंडाल का स्वरूप लेता है। सो उसके लिए एग्जैक्ट टैंक वर्ड यूज करना मे नॉट बी अप्रोप्रिएट, तो आप बोल सकते हो कैनोपी। कैनोपी का मतलब होता है मंडप या फिर पंडाल, ठीक है। सो शादी के मंडप के लिए भी आप कैनोपी यूज कर सकते हो, और पंडाल जो सजता है उसके लिए भी आप कैनोपी वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अब देखो, ऐसा ही एक वर्ड और है, पंगत। पंगत को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ठीक है। सो अगेन, फॉरेन में पंगत जैसी कोई प्रथा नहीं है। अब चूंकि उनके कल्चर में नहीं है, तो उनकी भाषा में भी ये वर्ड नहीं, क्योंकि उनकी भाषा भी उनके कल्चर की है ना। सो उनके पास भी पंगत को लेके कोई वर्ड नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा बोलते हैं कि कम्युनिटी डाइनिंग अरेंजमेंट। अगर पंगत को इंग्लिश में कहीं बोलना या समझाना है आपको, किसी को अगर आपको ये समझाना है कि भाई हमारे कल्चर में क्या होता है, हम जब भंडारे में बिठाते हैं लोगों को खाने में तो पंगत बैठती है। अब उसको एकदम पंगत नहीं समझ में आएगा ना, बिकॉज उसके लिए बिल्कुल ऐसा नया वर्ड है जैसा कोई नया वर्ड आपके लिए किसी नई भाषा का होता है, जिसका आपको आप अंदाजा भी नहीं लगा पाओगे उसके प्रोनाउंसिएशन से, स्पेलिंग से, कि इसका क्या मीनिंग होगा, ठीक है। सो अगर उसको समझाना है हमको, तब तब आप यूज कर सकते हो कि लाइक वी हैव अ कम्युनिटी डाइनिंग अरेंजमेंट्स आफ्टर द or for the Bhandara, after the any spiritual ritual which we follow, after any worship or any aarti once we done, then we used to go to sit in a row, and then which we call in a Hindi or in India as a pangat in English. You can अंडरस्टैंड लाइक कम्युनिटी डाइनिंग अरेंजमेंट, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। सो क्या वर्ड है, कम्युनिटी डाइनिंग अरेंजमेंट। सो मैंने आपको पहले वीडियो में बोला कि मैं थोड़ा सा जानबूझ के नेचुरल वे में ऐसे बोल के बात करता हूँ, तो बोलते बोलते क्या सुन के ना जल्दी से वर्ड याद होता है। मैं उससे आपको बैठ के सिखाऊंगा ना कि पंगत को इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिटी डाइनिंग अरेंजमेंट, कम्युनिटी डाइनिंग अरेंजमेंट, तो याद नहीं होगा। ऑल्दो जैसे भी हो, मैंने इतनी बार बोल दिया कि अब आपको याद हो गया होगा। तो क्या बोलेंगे पंगत को,
कम्युनिटी डाइनिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है। अरेंजमेंट्स वो दोनों वो चलेगा, उसमें टेंशन नहीं है, ठीक है। सो कम्युनिटी डाइनिंग अरेंजमेंट्स का मतलब होता है पंगत। कितनी बार बोल दिया मैंने, अब तो याद ही हो गया होगा। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अब कई जगह भंडारे में ऐसा होता है कि अपनी फ्लेक्स आपको धो के रखना पड़ती है, तो अगर किसी को बोलना है आपकी अपनी फ्लेक्स धो के रखो, तो कैसे बोलोगे इंग्लिश में? प्लीज वॉश योर ऑन फ्लेक्स एंड कीप देम बैक, ठीक है। प्लीज वॉश योर ऑन फ्लेक्स एंड कीप देम बैक। आप ऐसा भी बोल सकते हो, प्लीज डू द डिशेस, प्लीज डू द डिशेस। बर्तन धोने को, प्लेट्स धोने को, यूटेंसिल्स को धोने को डू डिशेस भी बोलते हैं। सो आप बोल सकते हो प्लीज डू डिशेस, प्लीज डू योर डिशेस, ठीक है। या प्लीज वॉश योर डिशेस एंड पुट देम बैक और कीप देम बैक, ठीक है। पुट और कीप में मैंने शायद एक आध वीडियो बनाया, नहीं बनाया तो मैं बनाऊंगा, बताऊंगा। सो देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंस, पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में, स्पोकन में, एनी ऑफ द वर्ड इफ यू वांट यू कैन यूज, वहां पे वो सेंसिबल वे में गलत नहीं होगा, ठीक है। सो क्या बोलोगे? अपनी प्लेट्स धो के रखो, प्लीज वॉश योर डिशेस एंड कीप बैक। या कीप बैक मतलब वापस रख दो, जहां से उठाई थी वहीं स्थान पे वापस रख दो। सो प्लीज वॉश योर डिशेस, अपने अपनी थाली धो के रखो। या प्लीज डू योर डिशेस, अपनी जो थालियां हैं, थाली कटोरी चम्मच जो भी है पूरा मिला के एक थाली के रूप में हमने उसको बोला, सो वो धो के रखो, ठीक है। सो ऐसा सिंपली बोल सकते हो आप इंग्लिश में अगर किसी को इंस्ट्रक्शन देना है तो। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, पूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पूरी खाई होगी ना भंडारे में, है ना? पूरी भाजी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो पूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पूरी को इंग्लिश में बोलते हैं फ्राइड ब्रेड। क्या बोलते हैं वो लोग? फ्राइड ब्रेड। तो आटे का कुछ भी अगर ऐसा वो बनाते हैं ना, अपार्ट फ्रॉम द चपाती और समथिंग, सो उसको वो बोलते हैं फ्राइड ब्रेड। हर चीज को नहीं बोलते, पर कुछ कुछ चीजों के लिए वो फ्राइड ब्रेड अधिकतर यूज करते हैं। तो अगर और ज्यादा इसको अच्छे से याद करना और समझना हो तो गूगल पे जाना, इमेजेस पे जाना और डालना फ्राइड ब्रेड, देखना कितने कितने टाइप के आइटम आ रहे हैं फ्राइड ब्रेड के नाम से, ठीक है। एक पूरी तो कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा आपको, किसी न किसी इमेज में तो मिलेगा। भगवान करे किसी ने डाला हो, क्योंकि एक्चुअल में तो फ्राइड ब्रेड बोलते हैं पूरी को, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो। अच्छा, फॉलो करो, आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो। पता है वीडियोस इतने हो गए, व्यू भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप लोग फॉलो ही नहीं करते हो, भूल जाते हो क्या? इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको थोड़ी पैसा लगेगा फॉलो करने का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, सब्जी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, है ना? सो मेनी ऑफ यू विल से वेजिटेबल। वेजिटेबल इज अ सब्जी, दैट इज करेक्ट। पर वो कैसी सब्जी? बिना पकी हुई सब्जी जो मार्केट में मिलती है, आलू, प्याज, टमाटर, और क्या बोलते हैं, फूल गोभी, भिंडी, पत्ता गोभी। आंखें बंद करके मैं याद कर रहा हूँ सब्जी वाले ठेले को कि क्या क्या मिलता है उसके ठेले पे। और तुरई और जितनी भी चीजें हैं, है ना, उनके भी अपन नाम कभी करेंगे इंग्लिश में, ठीक है। पर अभी अपन देखते हैं कि उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं वेजिटेबल। लेकिन जब आप उस सब्जी को घर लाके काट के पका लेते हो कढ़ाई में, तेल डाल के, पानी डाल के, मसाले डाल के, जब वो पक जाती है, अब जो वो प्रोडक्ट बना है जिसको आप बोलते हो सब्जी, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सो उसको इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेबल करी। क्या बोलते हैं? वेजिटेबल करी, CURRY, वेजिटेबल करी, है ना। सो जब सब्जी पक जाती है तो आप बोलोगे वेजिटेबल करी, है ना। सो अगर आपसे कोई पूछता है भंडारे में क्या था, तो आप बोलोगे वेजिटेबल करी, ऐसा नहीं बोलोगे कि वेजिटेबल थी, है ना, ऐसा नहीं बोलेंगे। या पूरी के लिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि पूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्राइड ब्रेड, है ना। सो फ्राइड ब्रेड नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? सॉरी, मतलब फ्राइड ब्रेड बोलेंगे, पर ऐसा नहीं बोलेंगे कि फ्राइड ब्रेड और वेजिटेबल थी। हम बोलेंगे फ्राइड ब्रेड और वेजिटेबल करी थी। फिर अगर कोई पूछता है किस चीज की वेजिटेबल करी थी, तो फिर आप बता सकते हो कि ब्रिंजल की थी, टोमेटो की थी, पोटैटो की थी, जो जो भी चीजें आती है ना। मतलब भंडारे में काफी चीजों के नियम रहते हैं, तो हर चीज नहीं डाली जाती। पर मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल के रूप में इंग्लिश सीखने के पर्पज से बता रहा हूँ, ठीक है। सो फिर कहीं पे मत जोड़ देना कमेंट करके कि अरे भंडारे में तो ये नहीं चलता, ऐसा दुनिया भर भूल जाओ, सब भूल जाओ। इंग्लिश पे ध्यान दो, इंग्लिश पे, ठीक है। सो क्या बोलेंगे? वेजिटेबल करी, है ना। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अब भंडारे में गए होंगे तो खीर भी खाई होगी, है ना।
सो खीर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो देखो जनरली खीर और हलवे के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, पुडिंग, ठीक है। लेकिन खीर भी अलग अलग तरह की होती है, तो जनरली अगर नॉर्मल खीर रहती है, अधिकतर जगह चावल की जैसे खीर बनती है, तो हम बोलते हैं स्वीट राइस पुडिंग। क्या बोलेंगे? स्वीट राइस पुडिंग। स्वीट राइस पुडिंग यानी हलवे के रूप में भी हो सकता है थोड़ा गाढ़ा, और खीर के रूप में भी हो सकता है। तो कोई भी मिठाई या पकवान जो खाने के बाद अधिकतर परोसा जाता है, चाहे वो प्रसाद में हो या नॉर्मल खाने में, जो खीर या हलवे की तरह होता है, उसको इंग्लिश में ये लोग बोलते हैं स्वीट राइस पुडिंग। मैंने बताया बहुत सारे हमारे कल्चर की चीजें, चाहे वो पूजा पाठ की हो, चाहे वो खान पान की हो, वहां पे नहीं बनती है। ये हमारा ओरिजिन है। वी हैव टू बी एंड वी शुड बी प्राउड ऑन इट, ठीक है। सॉरी। सो हमको सच में वी शुड रियली फील प्राउड ऑन इट कि बहुत सारी चीजें वहां नहीं है, उन लोगों को भी हमारे यहाँ की चीजें बहुत पसंद है। किनको? फॉरेनर्स को, ठीक है। हमारे यहाँ का सब ले जाके टेस्ट करके चीजें करके, वो तो आप सबको ये सारी कहानी पता है, सोशल मीडिया पे तो ये दिन भर चलता रहता है, ठीक है। खैर जो भी है, फिलहाल क्या बोलेंगे हम? स्वीट राइस पुडिंग या फिर स्वीट कोई दूसरा प्रोडक्ट भी हो सकता है, स्वीट पुडिंग भी बोल सकते हो। सो मीठा हलवा, मीठी खीर, आप दोनों के लिए पुडिंग वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। स्वीट राइस पुडिंग। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एंड फॉलो। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय। टेक केयर। फिर भजिए भी खाए होंगे, है ना। सो भजिए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? भजिए को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिकर्स, ठीक है। भजिए, पकोड़े, ये चीजें शायद वहां पे भी यूज होती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बेसन यूज होता है तो ये चीजें भी यूज होती है वहां पर, ठीक है। सो देयर इज अ स्पेसिफिक वर्ड फॉर दिस। सो पकोड़े हो, टिकिया हो, अपन बोलते हैं ना छोले टिकिया। सो पकोड़े हो, टिकिया हो, या फिर भजिए हो, हम हिंदी में तीनों नाम लेते हैं, थोड़ा अलग अलग रूप में और आकार में उसको टेस्ट में बनाते हैं, पर इंग्लिश में तीनों के लिए एक वर्ड आप यूज कर सकते हो, फ्रिटर्स, ठीक है। फ्रिटर्स, फ्रिटर्स यानी भजिए, पकोड़े या टिकिया, तीनों के लिए आप यूज कर सकते हो, फ्रिटर्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एंड फॉलो। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय। टेक केयर। सो नवरात्रि हो गई, भंडारा भी हो गया, अब क्या आएगा? अब दशहरा आएगा। दशहरे पे क्या करेंगे हम? रावण का पुतला जलाएंगे। तो पुतले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है। सो पुतले को इंग्लिश में बोलते हैं एफिजी। क्या बोलते हैं? एफिजी, ठीक है। कभी कभी आपको एफयूजी ऐसा करके भी हल्का सा प्रोनाउंसिएशन मिल सकता है, पर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज एफजी, है ना। एफईजी मत बोलना, भले स्पेलिंग में यहाँ पे दिख रहा होगा आई है, पर प्रोनाउंसिएशन है एफजी। एफजी, 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 ठीक है। एफजी, एफजी, एफजी का मतलब होता है पुतला, ठीक है। सो पुतला का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? पुतला मतलब होता है किसी भी इंसान का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम कर रहे हैं। वो मोम का पुतला भी होता है, वैक्स एफजी भी हो सकता है, वो कागज के पुतला भी होते हैं। तो कभी कभी मतलब अगर व्यवहारिक दृष्टि से आप देखोगे तो पुतले को कभी कभी नेगेटिव सेंस में थोड़ा ज्यादा यूज किया जाता है ना। जैसे पुतला जलाना, जैसे रावण का पुतला हम जलाते हैं, कहीं प्रोटेस्ट होते हैं तो पुतला जलाया जाता है ना। सो पुतला हर जगह एकदम पॉजिटिव वे में नहीं होता। पॉजिटिव वे में फिर हम क्या बोलते हैं वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। पर पुतला थोड़ा सा जनरली हमारे माइंड में जब पुतला आता है तो थोड़ा सा कहीं माइंड में एक नेगेटिव सी इमेज या सेंस बनता है, ठीक है। सो पुतला एग्जैक्टली क्या होता है? किसी भी इंसान का या किसी भी व्यक्ति का, किसी व्यक्तित्व का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंट, उसको पुतला बोलते हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं एफिजी। क्या बोलते हैं? एफिजी। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब एंड टेक केयर। नहीं 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 नहीं, सब्सक्राइब एंड फॉलो एंड देन टेक केयर। नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट टेक केयर देन सब्सक्राइब एंड देन फॉलो। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय। वंस अगेन टेक केयर। रावण दहन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रावंस एफिजी बर्निंग। मैंने अपने आज की वीडियोस की जितनी भी सीरीज है, कल मैं नहीं बना पाया था तो आज मैंने 12 वीडियो बनाए। एवरी डे आई एम मेकिंग 6 वीडियोस, ठीक है। सो ताकि मैं नॉलेज को थोड़ा सा अच्छे से स्प्रेड कर सकूं, एक सीरीज चले तो मैं उसको पूर्णता दे सकूं, कंप्लीटनेस दे सकूं, है ना। सो इसलिए मैं 6 वीडियो बनाता हूं, कल नहीं बना पाया था। सो यस्टरडे आई वाज प्रीटी मच टायर्ड, सो टुडे आई एम मेकिंग वीडियोस। अभी रावण दहन को क्या बोलते हैं? तो मैंने अपने आज की सारी सीरीज में बताया, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ कि बहुत सारे वर्ड उनके कल्चर में नहीं है, क्योंकि उनके कल्चर में वो कल्चर ही एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। सो रावण दहन हम हमारी भारतीय संस्कृति की एक परंपरा के तहत हम हर साल रावण दहन करते हैं।
पर उनको पता है कि रावण का पुतला बनाते हैं, जलाते हैं, तो पुतले के लिए और जलाने के लिए इंग्लिश है, और रावण तो रावण नाम है तो वो तो इंग्लिश में भी वही यूज करना है हमको। सो रावण's एफिजी बर्निंग, क्या बोलेंगे रावण दहन को? रावण's एफिजी बर्निंग। क्या बोलेंगे? रावण's एफिजी बर्निंग। साथ में बोलना है, मत बोलो, बोलना है रावण's एफिजी बर्निंग, रावण दहन, है ना। सो यहाँ पे इंग्लिश का जब हिंदी हम करने जाएंगे तो रावण का पुतला दहन ऐसा नहीं करेंगे। रावण दहन में अंडरस्टूड है कि रावण का पुतला ही हम जलाते हैं, है ना। दैट इज अ वेरी प्रैक्टिकल एंड अंडरस्टूड थिंग। सो रावण's एफिजी बर्निंग, रावण दहन, ठीक है। सो जब इंग्लिश से हिंदी करो तो रावण का पुतला दहन ऐसे मत करना। रावण दहन इज इक्वल टू रावण's एफिजीज, सॉरी रावण's एफिजी बर्निंग, ठीक है। रावण's एफिजी बर्निंग, रावण दहन। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। पुतला फूंका को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पुतला फूंका को इंग्लिश में बोलेंगे एफिजी बर्न्ड। क्या बोलेंगे? एफिजी बर्न्ड, ठीक है। सो जब भी ऐसा लगे ना मेरे वीडियो बहुत छोटा सा है तो पुराने वीडियोस जाके देखा करो, इसके इस वीडियो के जस्ट पहले वाले स्क्रॉल करके देखा करो प्रोफाइल में जाके, वहां मैंने काफी कुछ बताया रहता है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा कुछ अगर बचता है या मुझे ऐड करना रहता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बना लेता हूँ, है ना। सो कभी कभी वीडियो बिल्कुल छोटा सा दिखेगा, जैसे ये क्या है, सिर्फ इतना बताया मैंने कि पुतला फूंका, इसको क्या बोलेंगे? एफिजी बर्न्ड। तो कई कई बार प्रोटेस्ट के दौरान या रावण दहन में हम बोलते हैं ना रावण का पुतला फूंका, तो पुतला फूंका इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, है ना। सो एफिजी बर्न्ड, क्या बोलेंगे? एफिजी बर्न्ड, एफिजी बर्न्ड, एफिजी बर्न्ड। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन। सो हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे, मतलब लास्ट मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि हैप्पी की जगह और क्या-क्या वर्ड हम यूज कर सकते हैं, तो वो एक सिंगल वीडियो था जिसमें मैंने डिलाइटेड बताया था। डिलाइटेड हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ पे हमको बहुत फॉर्मल साउंड करना है या फिर थोड़ा प्रोफेशनल साउंड करना है, वहां पे हम डिलाइटेड यूज करते हैं, है ना। अभी डिलाइटेड को लेकर सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जैसे आई वाज डिलाइटेड टू रिसीव योर इनविटेशन, आपका इनविटेशन पाकर मैं बहुत खुश हुआ, आई वाज डिलाइटेड, है ना। आई वाज डिलाइटेड दैट यू कॉल्ड मी ऑन योर बर्थडे पार्टी, बहुत फॉर्मल और बहुत प्रोफेशनल, है ना। जहां पर आप अगर रिटर्न में कुछ लिख रहे हो वहां पे आप लिख सकते हो, है ना। आई वॉज डिलाइटेड टू गेट ईमेल फ्रॉम यू अबाउट योर इन्विटेशन अटैच्ड हियर, ऐसा कुछ भी करके, है ना। यू कैन राइट समथिंग लाइक दिस। तो जब आपको प्रोफेशनल साउंड करना है, अगर आपको रिटर्न में है, अगर पोएटिक वे में आपको थोड़ा सा फॉर्मल साउंड करना है तो आप यूज कर सकते हो डिलाइट वर्ड, ठीक है। डिलाइट का मतलब भी होता है प्रसन्न होना। तो जितने भी हम हैप्पी के लिए पर्यायवाची अब देखेंगे ना आने वाले वीडियोस में, सबका कंटेक्स्ट थोड़ा थोड़ा अलग है, सब थोड़ी थोड़ी अलग अलग जगह यूज होते हैं। तो बस हमको यूसेज ध्यान में रखना है, मीनिंग तो हम सबको पता है कि उसका मीनिंग होता है खुश होना या बहुत खुश होना, प्रसन्न होना, प्रफुल्लित होना, उन्माद होना, और क्या बोलते हैं, उल्लासित होना भी हो सकता है विथ द हैप्पीनेस जो होता है, ठीक है। सो अपन नेक्स्ट वीडियोस में और देखेंगे। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अब एक वर्ड होता है अलेटेड। क्या होता है? अलेटेड। अलेटेड कहाँ यूज करना है? जब आप किसी सक्सेस या अचीवमेंट की वजह से खुश हो। आपको जब भी अगर वोकेब याद करनी है ना तो उसके हिंदी मीनिंग के साथ साथ ना उसके यूसेज कहीं ब्रैकेट में अगर लिख रहे हो आप तो लिख लिया करिए, दैट विल बी रियली हेल्पफुल एंड यूजफुल टू। सो अलेटेड का मतलब होता है जब हमको किसी सक्सेस या किसी अचीवमेंट में हमको ये शो करना है कि हम बहुत खुश हैं। जैसे आई वॉज अलेटेड आफ्टर विनिंग दैट कॉम्पिटिशन, उस कॉम्पिटिशन को जीतने के बाद मैं बहुत खुश था, है ना। So, जब आप खुश हो, बहुत खुश हो, वहां पे आप यूज कर सकते हो अलेटेड वर्ड, ठीक है। सो अलेटेड को स्पेसिफिकली किस कंटेक्स्ट में यूज करोगे? जहां पे आप सक्सेस की वजह से या फिर किसी अचीवमेंट की वजह से खुश हो, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो अलेटेड, ठीक है। सो इस तरह से आप कंटेक्स्ट याद रखो, उसकी यूसेज याद रखो, मीनिंग तो जनरली वीडियो देख के या एक बार आप अगर सुन लोगे तो मीनिंग याद हो जाएगा, यूसेज हम भूल जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कहीं और यूज कर लिया तो गलत होगा? प्रैक्टिकली आई वुड लाइक से गलत तो नहीं होगा, पर फिर भी वो शायद वहां पे फिट न बैक है ना। सो स्पोकन में चलता है और इंडिया में तो सब कुछ चलता है, हम वैसे भी कितना कुछ तो बोल ही रहे हैं, है ना। मिक्सचर, है ना, खिचड़ी जिसको हम बोलते हैं। बट फिर भी ये है कि अगर सही वक्त सही जगह यूज करो तो इट विल एड द वैल्यू टू योर स्पीकिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।
अब हैप्पी की जगह एक वर्ड और है एक्सटैटिक, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जहां पर स्पेलिंग में तो टी आता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में हम बी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बी, एक्सटैटिक, ठीक है। सो उसमें से एक है एक्सटैटिक। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम ऐसे वर्ड्स डिस्कस करेंगे जहां पे स्पेलिंग में टी हो लेकिन प्रोनाउंसिएशन में बी यूज किया जा रहा हो साउंड में, उच्चारण में, है ना। सो एक्सटेडिक का भी मतलब होता है बहुत खुश होना, पर ये जब आपकी खुशी हद से पार हो जाए, है ना। ऐसा मैक्सिमम हो सकता है जैसे आपको प्रमोशन मिल जाए या कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट आपको मिल जाए, वहां पे आप बिल्कुल एक्सटेडिक वर्ड यूज कर सकते हो। जैसे आई वॉज एक्सटेडिक आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ माई प्रमोशन। आई वॉज एक्सटेडिक आफ्टर हियरिंग न्यूज ऑफ माई प्रमोशन। मेरे प्रमोशन की न्यूज सुनने के बाद मैं एक्सटेडिक था, है ना। आप हिंदी में भी यूज कर सकते हो इस वर्ड को, आप हिंदी में बोल सकते हो एक्सटेडिक, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज। मॉस्किटो इज नियर मी, ओके। सो एक्सटेडिक, है ना। अगर वो मुझे क्या कहेगा तो आई विल नॉट फील एक्सटेडिक, है ना। बट इफ आई विल किल हिम मे बी आई विल फील। जस्ट किडिंग। सो एक्सटेडिक का मतलब होता है कि बहुत खुश होना, खुशी की हद पार हो जाना, वहां पे बोलते हैं एक्सटेडिक। पर जहां कहाँ यूज कर सकते हो? जहाँ पे एक्चुअल में आप बहुत खुश हो, रिजल्ट आ गया, आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो आईएएस के रिजल्ट का, सीएसीएस के रिजल्ट का, और एकदम आपने देखा ऑनलाइन जाके कि वाओ, एंड यू बिकम समथिंग। आप डॉक्टरी कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, कुछ भी, मतलब ऐसा चीज अचीवमेंट से बिल्कुल आप इसे जोड़ सकते हो। पर इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें रहती है। किसी से मिलके आपको बहुत खुशी होती है, आप अंदर से बहुत बहुत अच्छा महसूस करते हो खुशी के रूप में, बहुत खुश हो जाते हो। देखते से ही एकदम आपकी फीलिंग, आपके हाव भाव, चेहरा सब कुछ बदल जाता है। यू फील कि वाओ मजा आ गया, है ना। मतलब ऐसा फील होता है कि आपकी खुशी की हद ही नहीं रहती, है ना। मेरी फेस एक्सप्रेशन और मेरी बातें बता पा रही होंगी कि एक्सटेडिक एक्चुअल में क्या होता है। सो वही होता है एक्सटेडिक, मतलब बहुत ज्यादा खुश हो। जैसे मैं सुबह उठूं और मैं देखूं कि वाओ मेरा वीडियो 1 मिलियन व्यूज पे पहुंच गया, तो आई विल बी एक्सटेडिक, ठीक है। सो एक्सटेडिक का मतलब होता है बहुत खुश होना। आप किसी भी कंटेक्स्ट में यूज कर सकते हो, पर जनरली आपको तब यूज करना है जब खुशी की हद पार हो गई हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। एक कॉमन वर्ड है थ्रिल। इट्स वेरी कॉमन, बहुत कॉमन है थ्रिल, है ना। आजकल मूवीज और वेब सीरीज से बहुत ज्यादा यूज होने भी लग गया है थ्रिल वर्ड, है ना। सो थ्रिल का मतलब भी होता है खुश होना, लेकिन ये स्पेसिफिकली हम कहाँ यूज करते हैं? जहां पे हमारी खुशी के साथ एक्साइटमेंट प्लस एडवेंचर, या एक्साइटमेंट या एडवेंचर दोनों में से कुछ, या दोनों हमारी हैप्पीनेस के साथ, हमारी खुशी के साथ जुड़े हुए हों, तब हम बोलते हैं थ्रिल्ड। जैसे I was thrilled after meeting my favorite actor और actress, है ना। I was thrilled, मैं बहुत खुश था, मतलब बहुत मजा आया। जैसे आपने बंजी जंपिंग कर ली, कभी आपको बहुत डर लगता था लेकिन आपने कर लिया, करने के बाद की आपकी जो खुशी है, तो आप बोलोगे आई वॉज थ्रिल्ड दैट आई फाइनली डिड बंजी जंपिंग, है ना। वैसे मुझे तो बहुत डर लगता है, मुझे ऐसे खेल पसंद नहीं है, मुझे तो वो नाव में भी बहुत डर लगता है, वो ऐसी सी जाती है वो। सो आई नेवर फील थ्रिल इन दैट। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज, है ना। जरूरी नहीं कि आपको पॉजिटिव वे में यूज करना है, बोल भी सकते हो कि नहीं मैं तो थ्रिल फील नहीं करता है, आई डू नॉट फील थ्रिल, आई वाज नॉट थ्रिल्ड व्हेन आई सैट देयर। तो मैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत डर लगता है, ठीक है। सो समझ में आया कैसे कंटेक्स्ट में यूज करना है। यूज एवरी वर्ड इन योर कम्युनिकेशन वेरी नेचुरली। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, एकदम से माइंड में नहीं आ रहा है, मत अटको, हैप्पी वर्ड यूज करो, आगे बढ़ो। कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है कि आपको एडवांस वर्ड ही यूज करना है, बट इट इज जस्ट लाइक हमको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा वर्ड का मीनिंग क्या होता है, उसका कंटेक्स्ट क्या होता है, यूज वो कहाँ पर होता है, और हमको अगर कोई और बोलता है तो एटलीस्ट हम समझ पाए कि ओ अच्छा। क्योंकि कभी कभी थ्रिल मतलब ऐसा हो जाता है कि थ्रिलिंग को हम बोलते हैं ना कि थ्रिलर मूवी है, मतलब हमको लगता है डरावनी है। इट इज नॉट अबाउट डरावनी, इट इज अबाउट एडवेंचरस, ठीक है। तो बहुत पहले तो मुझे ऐसे लगता था कि थ्रिलिंग मतलब हॉरर ही होता है, थ्रिल मतलब डरावनी, पर बाद में पता समझ में आया कि नहीं, थ्रिल मतलब either it will give you too much adventures and excitement, and of course it may give you the happiness also, in the context to context में मूवीज की बात कर रहा हूँ, डिपेंड करता है, ठीक है। सो इतने कन्वर्सेशन के बाद अब आपको थ्रिल वर्ड याद हो ही गया होगा, along with the usage I strongly believe, ठीक है। सो इट इज अ बेनिफिट of being natural.
यहाँ पे एक चीज और आती है, पर्क्स, पर्क्स ऑफ बीइंग नेचुरल, है ना, अपन उस पर बात करेंगे, है ना। पर्क्स ऑफ बीइंग फूडी, पर्क्स का मतलब होता है फायदे। करें, बनाएंगे इस पर कभी बाद में वीडियो, फिलहाल तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको नेचुरल इंग्लिश साउंड करने में और ग्रामेटिकल भी सेंटेंस को सही बनाने में बहुत हेल्प करेगा। जितने भी हमने हैप्पी के एक तरह से पर्यायवाची हमने जो भी देखे, मतलब आप इसको नॉर्मल लैंग्वेज में पर्यायवाची के रूप में समझ सकते हो, ठीक है। सो जितने भी हैप्पी के हमने पर्यायवाची देखे, सिनोनिम देखे, इन सब में एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना, ओवर एक्साइटमेंट करने में इसके आगे वेरी वर्ड मत यूज करना, ठीक है, क्योंकि इनके खुद के अंदर वेरी वर्ड का जो कॉन्सेप्ट या जो एसेंस है वो निहित रहता है, उसका तत्व निहित रहता है ना। चाहे आप अलेक्टेड बोलो, चाहे आप एक्सपेक्टेड बोलो, चाहे आप डिलाइटेड बोलो, चाहे आप थ्रिल्ड बोलो, उसके पहले वेरी वर्ड मत लगाना। वेरी वर्ड आप केवल और केवल हैप्पी के आगे यूज कर सकते हो, क्योंकि वेरी हैप्पी को ही इन सब चीजों में ऑलरेडी इनबिल्ट किया गया है अलग अलग कंट्रीज में, जो हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, ओवर एक्साइटमेंट में वेरी डिलाइटेड ऐसे मत बोलना। हाँ, कभी कभी एब्सोल्युटली डिलाइटेड जरूर बोलते हैं, वेरी डिलाइटेड बोलते हैं, बहुत रेयरली बोलते हैं, वेरी थ्रिल्ड बोलते हैं, रेयरली बोलते हैं, पर एलेक्टेड में और एक्सपेक्टेड में इसमें तो बिल्कुल यूज मत करना, ठीक है, क्योंकि ग्रामेटिकली वो सही नहीं होगा, दैट वुड टर्न रॉन्ग, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, सो अब अपन देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द पुट एंड कीप। तो हिंदी मीनिंग के हिसाब से जाए तो दोनों का मतलब रखना होता है, और हमको ऐसा लगता है हाँ सेम ही तो है, मतलब पुट यानी भी रखना, कीप यानी भी रखना। किसी से पूछना जिसको नहीं, बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हो कि डिफरेंसेस होते हैं चीजों में, उसको पूछना कि पुट और कीप में कुछ डिफरेंस है क्या, बोलेगा क्या डिफरेंस है, दोनों का मतलब रखना ही तो होता है। दोनों कोई बोलेगा सिनोनिम है ना, कोई बोलेगा एक ही वर्ड के दोनों मीनिंग है, ऐसा अगर कुछ तो भी बात होगी, ठीक है। But there is a slightly difference between put and keep based on the context and usage. कैसे है देखो, put का मतलब होता है रखना, है ना, केवल नॉर्मली किसी चीज को रखना, प्लेसिंग समथिंग और एक्शन इन प्लेस, ऐसा करके हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो जब भी आप किसी चीज को रखने की एक्शन करते हो उसको हम बोलते हैं पुट। जैसे प्लीज पुट दिस ग्लास इन सिंक, इस ग्लास को यानी कांच को सिंक में रख दो, ठीक है। ये तो कुछ अजीब सा हो गया। कप ले लेते हैं, है ना, क्योंकि अब मैं अपन हिंदी में ग्लास बोलते हैं ना, तो मैंने ग्लास वर्ड यूज कर लिया, ठीक है। सो प्लीज पुट कप इन सिंक, इस कप को कहाँ रख दो, सिंक में रख दो, ठीक है। या प्लीज पुट इट देयर, कोई चीज लाए, पूछा कहाँ रखूं, तो अपन बोलेंगे प्लीज पुट देयर, उसको वहां रख दो। इट इज नॉर्मली अबाउट समथिंग रखना, ठीक है, किसी चीज को कहीं रखना, इसके ऊपर है। अब कीप क्या है, कीप का मतलब रखना भी होता है, लेकिन कीप का स्पेसिफिक मतलब होता है किसी चीज को स्पेसिफिक जगह पे रखना, या किसी चीज को वहीं पर उसकी जगह को मेंटेन करना, या उसकी जगह को मेंटेन करना प्लस किसी चीज को मेंटेन करना, दोनों के लिए आप कीप वर्ड यूज करते हो। तो हल्का सा कंटेक्स्ट विथ थोड़ा सा मीनिंग भी उसका चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कीप कैसे, जैसे अपन बोलते हैं कीप डोर क्लोज्ड, इसका मतलब दरवाजे को बंद रखो। बंद रखो मतलब यहाँ पे रखना मतलब पुट नहीं, अपन ऐसे नहीं बोलेंगे प्लीज पुट डोर क्लोज, ठीक है। प्लीज कीप डोर क्लोज्ड, दरवाजे को कैसा रखो, बंद रखो, मतलब हम बताते हैं कि उसको मेंटेन कैसा करना, करके रखना है, उसको बंद रखना है, तो उसकी एक तरह से हम स्थिति बताते हैं, ठीक है, ये पहली चीज। दूसरा, जैसे आई ऑलवेज कीप माई फोन इन माई पॉकेट, तो ये मैं एक स्थिति बता रहा हूँ कि मैं हमेशा उसको कहाँ रखना मेंटेन करके चलता हूँ। सो आई ऑलवेज कीप माई फोन इन माई पॉकेट, ठीक है। या फिर आई ऑलवेज कीप माई लैपटॉप एट द प्लेस, है ना, मैं अपने लैपटॉप को हमेशा उसकी जगह पे रखता हूँ। आई कीप ऑलवेज लैपटॉप इन माई बैग, मैं हमेशा लैपटॉप को बैग में रखता हूँ। आई कीप माई लैपटॉप ऑलवेज इन कवर, मैं हमेशा अपने लैपटॉप को कहाँ रखता हूँ, कवर में रखता हूँ, ताकि उस पर धूल न चढ़े, ठीक है। सो आप यहाँ क्या बता रहे हो, यहाँ पे आप उसकी स्पेसिफिक स्थिति और प्लेस बता रहे हो, और उसका एक मेंटेनेंस बता रहे हो कि वो कहाँ आप मेंटेन करके रखते हो, तो ये डिफरेंस है। थैंक यू सो मच।
लास्ट वीडियो में फिर मैंने सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं बोला, सो सब्सक्राइब एंड फॉलो एंड हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर। लेकिन यहीं पे वीडियो नहीं खत्म करेंगे, कुछ डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। सो कीप और पुट के बारे में बेसिक डिफरेंस आया समझ में। बेसिक डिफरेंस ये होगा कि पुट हम जनरली सिर्फ रखने के लिए यूज करते हैं, व्हेन द एक्शन इन प्लेस, किसी चीज को रखने की अगर आप एक्शन बता रहे हो या डिफाइन करना है तब। और कीप हमको कहाँ यूज करना है, जब हम किसी रखने की स्थिति या किसी चीज की जगह की स्थिति बता रहे हैं, या कोई चीज अगर हम ऐसा मेंटेन करके चल रहे हैं किसी की रखने की स्थिति को, वहां पे हम कीप यूज करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंटली हम लंबे समय के लिए वो चीज वहां रखते हैं, हम उसको वहां मेंटेन करते हैं, उसको हटाते नहीं है। उन सारे रेफरेंस में हम कीप यूज करेंगे, भले उसका हिंदी मीनिंग रखना ही क्यों ना हो। जैसे कीप स्माइलिंग मतलब हंसते रहो, ठीक है। और मैं लास्ट वीडियो में कहा था कि कीप आई कीप माई लैपटॉप इन माई बैग, ताकि उस पर धूल न चढ़े। तो मैं वो चीज हमेशा वहीं रखता हूँ ताकि उस वो चीज मैं मेंटेन कर सकूं, उसे मैं वहीं रख सकूं, रिमूव नहीं करूं। तो अब देखो, एक बेसिक डिफरेंस अपन समझते हैं पुट और कीप के बारे में। पुट क्या होता है, आप चीजों को रखोगे और चीजों को शायद हटा भी लोगे। जैसे पुट इट देयर, किसी ने कुछ लाया, आपने कहा पुट इट देयर आई विल कीप इट, है ना। पुट इट देयर आई विल कीप इट, आप उसे वहां रख लो, लेकिन अब मैं उसे वहां से जल्दी से हटा लूंगा। तो पुट में जनरली एक रेफरेंस ये भी देखा गया है प्रैक्टिकल यूसेज में कि पुट में क्या होता है, चीजें रखते से हटा ली जाती है। कीप में वो चीजें वहीं रखी रहती है और मेंटेन होती है। जैसे आई ऑलवेज कीप द कप इन कप बोर्ड, मैं कप को हमेशा कहाँ रखता हूँ, कप बोर्ड में रखता हूँ। लेकिन वहीं अगर मुझे बोलना है किसी को कि ये कप टेबल पे रख दो, मैं बोलने वाला था टेबल कप पे रख दो। सो अगर मुझे बोलना है कि टेबल कप पे रख दो, तो मैं बोलूंगा पुट दिस कप ऑन द टेबल, ठीक है। सो दिस इज हाउ द वी डिफरेंस बिटवीन द पुट एंड कीप, ठीक है। सो अभी क्लियर हुआ, हिंदी में इन दोनों का रखना ही है, लेकिन फिर भी दोनों में डिफरेंस है। Thank you so much. Subscribe and follow. Have a great time. Bye bye. Take care. अच्छा, आंख में कचरा चला गया को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सो हम सिंपली बोलेंगे समथिंग गॉट इनटू माय आईज, या आई, है ना। अगर एक आंख में गया है तो दोनों आंखों में गया है तो आईज। सो समथिंग गॉट इनटू माय आई, मेरी आंख में कुछ चला गया, मेरी आंख में कुछ गया, समथिंग गॉट इनटू माय आई, है ना। समथिंग गॉट इनटू माय आई। सो मैं बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी बनाऊंगा जिसमें अपन बहुत सिंपल वे में सीखेंगे, कोई ग्रामर रूल नहीं, कुछ नहीं, बस देखेंगे हिंदी सेंटेंस ऐसा है, उसका इंग्लिश ऐसे बोलना है। एंड ट्रस्ट मी, मैं मेरे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत छोटी छोटी स्पेलिंग भी नहीं आती। तो पहले पता है मुझे क्या लग रहा था कि मैं बहुत एडवांस एडवांस लेवल पे इंग्लिश बनाऊं, पर फिर मैंने देखा कि नहीं यार, आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हिंदी में भी स्पेलिंग नहीं अच्छे से लिखते आ रही है। वो जैसे क्यों लिखना है ना, तो वो लोग KIU लिख के क्यों लिखते हैं, और अपन जनरली क्यों कैसे लिखते हैं, KYU क्यों लिखते हैं। और एक भी मैंने क्या देखा था थोड़े दिन पहले, हाँ, स्क्वायर की मैंने स्पेलिंग देखी थी, ऑल्दो ये इंग्लिश वर्ड है, पर स्क्वायर की स्पेलिंग में पता नहीं QIAR ऐसे, मतलब उन्होंने तो बहुत से लोग जिनको मे भी शायद नॉलेज नहीं हो, या मे बी उनकी अभी स्टूडेंट हो या पढ़ाई चल रही हो, जो भी एक्सवाइजेड रीजन होगा, वी विल नॉट गो ऑन दैट। लेकिन क्या होता है, वो लोग फोनेटिक्स के बेस पे, साउंड के बेस पे वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंसेस भी ऐसे डिस्कस करेंगे जो कई लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत सिंपल है, तो ये वीडियो क्या देखना। बट हो सकता है किसी के लिए वो वीडियो सच में नया हो, किसी के लिए वही एडवांस हो, है ना। सो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ इंग्लिश, ठीक है। और हम एडवांस भी देखेंगे, बेसिक भी देखेंगे, सेंटेंस बनाना भी देखेंगे, वोकेब भी देखेंगे, टेंस भी देखेंगे, इडियम फ्रेजेस भी देखेंगे। वी विल डिस्कस एवरीथिंग थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि मैं तो अभी लाइफ टाइम तक बनाने ही वाला हूँ वीडियो। सो इसीलिए अगर अच्छे अच्छे वीडियो देखना है, नेचुरल वीडियो देखना है, इंग्लिश सीखना है नेचुरली, तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। मेरी आंख में धूल चली गई तो कैसे बोलेंगे, सम डस्ट गॉट इनटू माय आई, सम डस्ट गॉट इनटू माय आई, मेरी आंख में धूल चली गई, ठीक है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अब किसी ने एकदम पूछा कि अरे क्या चला गया आंख में, क्या गया, और फिर आपने से निकाला और देखा कि धूल का कण है छोटा सा, कुछ कुछ तो भी पार्टिकल है, कुछ है, तो आप बोलोगे अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ डस्ट गॉट इनटू माय आई, अगर धूल का है तो। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है, तो स्मॉल पार्टिकल वेंट इनटू माय आई, है ना। और अ स्मॉल पार्टिकल गॉट इनटू माय आई, आप गॉट भी लगा सकते हो, वेंट भी लगा सकते हो, दोनों चलेगा, ठीक है। डिपेंड आप किस लहजे में बोलना चाहते हो।
सो स्मॉल पार्टिकल वेंट इनटू माय आई, क्या गया मेरी आंख में, छोटा सा कुछ पार्टिकल था। पार्टिकल मतलब होता है कण, ये तो खैर पता होगा। सो पार्टिकल गया मेरी आंख में, मतलब छोटा सा कुछ कण गया मेरी आंख में। जिनको नहीं पता वो ये भी सीख सकते हैं इस वीडियो से कि कण को हम इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिकल, ठीक है। सो वो धूल का कण होता है, किसी चीज का कण होता है, उसको हम बोलते हैं पार्टिकल। सो आई थिंक पार्टिकल वेंट इन माय इनटू माय आई, है ना, मेरी आंख में कुछ छोटा सा स्मॉल पार्टिकल चला गया, छोटा सा पार्टिकल चला गया। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। और आपको पता ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या गया है, डस्ट है, पार्टिकल है, कुछ तो भी है, स्मॉल है, छोटा है, बड़ा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप सिंपल ही बोलो, देयर इज समथिंग इन माय आई, देयर इज समथिंग इन माय आई। ओह माय गॉड, एक सेकंड, देयर इज समथिंग इन माय आई, कुछ तो भी तो मुझे चुभ रहा है या अनकंफर्ट फील करा रहा है या दुख रहा है, पेन करा रहा है या पेन हो रहा है, बट देयर इज समथिंग इन माय आई, कुछ तो गया है मेरी आंख में, है ना, समझ नहीं आ रहा। कभी कभी ऐसा होता है, पता है मेरे साथ भी होता है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है ना, यहाँ पे कुछ फंस जाता है, कितना भी ऐसे ऐसे करो, कितना भी पानी से धो, निकलता ही नहीं है, बहुत रेस्टलेसनेस फील होती है। फिर थोड़ी देर बाद कुछ ड्रॉप डालो, कुछ करो, बैठो तो 15-20 मिनट बाद वो चीज थोड़ा सा रिलैक्स होती है, ऐसे ऐसे कुछ करना पड़ता है, बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं। पर आंखों को लेके हमेशा बी वेरी केयरफुल। जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करे या आप कोई ड्रॉप पहले से यूज ना कर चुके हो, मन से कुछ भी मत डालना। अभी वो सिरप का कुछ केस चल रहा है ना कि वो बच्चों ने सिरप पी लिया तो कितना प्रॉब्लम हुआ उनको। प्रॉब्लम क्या, आई थिंक फ्यू ऑफ द चिल्ड्रन गॉट डाइड। सो बहुत पेनफुल चीज हुई है। तो हेल्थ को लेके अगर कुछ भी चीज कंज्यूम करते हो, स्पेसिफिकली अगर आंखों की, चूंकि अभी हम वीडियो बना रहे हैं, आंखों में कुछ भी डालना हो, मन से कुछ भी मत डालना बिना पूछे। और वीडियोस देख के तो सच में कुछ भी मत एक्सपेरिमेंट करना। आंखों के साथ, चेहरे के साथ तो कभी कुछ एक्सपेरिमेंट मत करना। वैसे तो अपनी बॉडी पे कहीं भी मत करना, लेकिन फिर भी आंखों के साथ तो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट मत करना, ठीक है, बिकॉज दैट वॉन्ट बी गुड। और क्योंकि मैंने कुछ ऐसे वीडियोस भी देखे हैं कि कुछ पार्लर में जाके कुछ लगाया और चेहरा इन्फेक्टेड हो गया। तो यकीन कुछ लोगों को कुछ चीजों से रिएक्शन रहता है ना, उसको पता रहता है ना पार्लर वाले को, तो पता नहीं अब किसकी गलती बोली जाए। लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि विदाउट एनी स्पेशलिस्ट और द सर्टिफाइड पर्सन प्रिस्क्रिप्शन इंसेक्ट था शायद। कुछ ऐसा यूज मत करना, ठीक है। सो आया समझ में कैसे बोलना है, अगर हमको बोलना है कि मेरी आंख में कुछ गया है तो देयर इज समथिंग इन माय आईज, ठीक है। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब एंड फॉलो, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। अब देखो, बिसाइड मतलब भी पास में होता है, बगल में होता है, और नियर मतलब भी पास में होता है, पर फिर भी दोनों में डिफरेंस है टेक्निकली। अच्छा गहरा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? बिसाइड का मतलब होता है कि एकदम एकदम आपके पास है, जस्ट आपके बगल में ही कुछ है ना। जैसे माय फ्रेंड इज बिसाइड मी, मेरा दोस्त जस्ट मेरे बगल में ही है ना। तो वो होता है बिसाइड। जब आपको बोलना है इमीडिएट क्लोज है, एकदम पास में है, ठीक है, एकदम एकदम वहीं पर है, जहां आप हो वहीं पर उसकी स्थिति है। बिसाइड एक प्रीपोजिशन है, अपन प्रीपोजिशन पे वीडियो बनाएंगे। अच्छा, मेरे जो कुछ कुछ वीडियोस आपको दिखते हैं ना जिसपे मैं सॉन्ग डाल देता हूँ प्रीपोजिशन वाले, वो कभी कभी क्या होता है, इफ आई गेट टू मच टायर्ड और नहीं हिम्मत बचती है तो फिर मैं वैसे वीडियो बना के डालता हूँ, तो एटलीस्ट वो दिन बैकेंड न जाए। लेकिन प्रीपोजिशन पे मैं ओरली बोल के भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें अपन काफी चीजें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर आप सीखना चाहते हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस अवेलेबल है प्रीपोजिशन को लेकर, आप बुक्स रेफर कर सकते हो, इंटरनेट पे, एआई पे आप चेक कर सकते हो। देखो, इफ यू वांट टू लर्न, लर्न फ्रॉम एनीवेयर। आई एम रियली, एंड आई विल नेवर से कि यहीं आके आप सीखो, कहीं से भी सीखो, बट इफ यू हैव एनी डाउट उसको क्लियर कर लो ताकि मन में चीजें डाउट न रहे। और क्या होता है फिर नहीं आने की वजह से जो कॉन्फिडेंस लो होता है, जो एंजाइटी होती है, मैं कभी नहीं चाहता कि आप वो फील करें, ठीक है। सो लर्न फ्रॉम एनीवेयर, बट लर्न इफ यू हैव अ स्लाइटली डाउट इवन इन एनीथिंग, ठीक है। नाउ बैक टू द पॉइंट। सो बिसाइड का मतलब होता है जस्ट आपके पास में, जस्ट आपके बगल में। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, माय फ्रेंड इज नियर मी। नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया, माय फ्रेंड इज बिसाइड मी, ठीक है। वैसे है नहीं अभी कोई, इसलिए मैंने नियर बोल दिया, ठीक है, कोई नहीं यहाँ पे, खाली पड़ा है। सो माय फ्रेंड इज बिसाइड मी, मेरा दोस्त कैसा है, जस्ट मेरे बगल में, एकदम मेरे पास पास है, इमीडिएट क्लोज है, वहां पे हम लगाएंगे बिसाइड। नियर हम कहाँ पे यूज करते हैं कि इट इज नॉट टू क्लोज और नॉट नॉट टू फार। बहुत पास भी नहीं है, बहुत दूर भी नहीं है, बहुत दूर तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं है, है ना, पास में है। जैसे देयर इज अ स्टेशन नियर मी,
देयर इज अ रेलवे स्टेशन नियर माय हाउस, मेरे घर के पास में, जस्ट मेरे बगल में, यहाँ पे नहीं है रेलवे स्टेशन, यहाँ एकदम पास में नहीं है, यहाँ पे इधर नहीं है, कहाँ पर है, नियर है। सो हिंदी में, हिंदी भाषा की एक चीज मुझे ये भी बहुत अच्छी लगती है, एक ही शब्द को सभी कंटेक्स्ट में यूज कर लो, कोई टेंशन ही नहीं है। इंग्लिश में हमको सीखना पड़ेंगे अलग अलग शब्द अलग अलग कंटेक्स्ट के लिए, ताकि हम सही उसका यूसेज कर सके। प्रिपोजिशन में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप पोजीशन बता रहे हो, फोन पे अगर किसी को बताना है तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन बताना बहुत जरूरी है। तो प्रिपोजिशन पे अपन पूरा डिटेल वीडियो बनाएंगे। जब प्रिपोजिशन स्टार्ट करूंगा तो सिर्फ प्रिपोजिशन ही करेंगे, पर उससे पहले अपन दूसरी बहुत सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज द डिफरेंस बिटवीन द बिसाइड एंड नियर। बिसाइड मतलब जस्ट पास में, जस्ट बगल में, नियर मतलब बहुत दूरी पर नहीं है। एग्जाम्पल भी मैंने दे दिए। बाय बाय, टेक केयर।